बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, वबा का इस वक्त फैलाव बहुत तेज़ होता जा रहा है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले केसेस देखें और गुज़श्ता 4 दिनों का अगर हम इहाता करें और अपने करीबी ममालिक और हमसाया ममालिक से इहाता करें तो सूरत हाल इस नहज तक पहुँचती दिखाई देती है जिससे तशवीश की लहर जन्म लेना शुरू कर दे। नाज़रीन, अगर हम आज के दिन की बात करें तो 5,908 नए केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए, जबकि अमवात की तादाद 157 तक पहुंच चुकी है। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2,624 अफराद मौत की वादी में चले गए, जबकि 34,000 से ज़ायद जो अफराद हैं वो इस वायरस का शिकार हुए और उनकी मजमूई तादाद जो एक दिन में रिपोर्ट हुई वो 34 लाख से ज़ायद है। अगर 4 दिनों का अहाता किया जाए तो भारत में 4 दिन में 12,87,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 25 लाख मजमूई तौर पर इस वक्त केसेस जो हैं वो एक्टिव हैं। हलाकतें अगर 4 दिन की देखी जाए तो 9,000 बनती हैं और पाकिस्तान में देखा जाए तो 23,134 केसेस 4 दिनों के अंदर रिपोर्ट होते हैं। 86,000 इस वक्त एक्टिव केसेस हैं और अगर इनकी मस्बत केसेस की शरह लगाई जाए तो 11.27% बनती है। नाज़रीन, वबा तो जानलेवा है। वबा को ये नहीं मालूम तू किसका सहारा है, वबा को ये नहीं मालूम मैं किसका सहारा हूं। वबा में आलमी दुनिया ने खालिक को पकारा है, वही मालिक, वही राज़िक, वही यज़दा है दुनिया का, वही है खालिके मखलूक रब्बुल आलमी वो है। खुदावंदा हमारी मुश्किलों से जान छुड़ा दे अब, खुदावंदा वबाओं से अमा हमको दिला दे अब। तो नाज़रीन, मजमूई सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज साज खान हैं, ऑनर हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूसर कंपनी के। इसके अलावा वज़ीर मेहनत सकाफ़त KP हमें शौकत यूसुफजई साहब ने ज्वाइन किया है और हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम अफराद का बेहद शुक्रिया। मुमताज़ बंगिश, सबसे पहले आपकी जानिब आता हूँ। पहले बात कर लेते हैं इस वक्त मजमूई सूरत हाल की। KP के अंदर सूरत हाल किस नहज तक पहुँच चुकी है और इस नहज तक पहुँचते पहुँचते हमें किन मुश्किलात का सामना है। लेकिन इससे पहले मैं सरफराज खान साहब से ज़रा बात कर लूँ। सरफराज खान साहब, आज वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान के जो हैं उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसका 90% हम इस्तेमाल कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। आप क्या समझते हैं, कितनी सच बात है ये और आने वाले दिनों में हमें मुश्किलात क्या दरपेश आ सकती हैं? जी, बहुत शुक्रिया। ऑक्सीजन गैस की इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है इस वक्त, लेकिन इसका जो मेन जो सोर्स है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिला तात्तुल इंडस्ट्रीज को दी जाएगी, ऑक्सीजन गैस बनाने वाली इंडस्ट्रीज को, तो मेरा ख्याल है कि कोई वजह नहीं है कि ऑक्सीजन गैस का कोई शॉर्टफॉल आए। अगर कोई टेक्निकल मसला आता है तो उसकी सूरत में कोई आ सकता है शॉर्टफॉल, लेकिन उसके लिए भी फिर हमें इंपोर्ट पे जाना पड़ेगा, इंपोर्टेड ऑक्सीजन पे जाना पड़ेगा। और इंपोर्टेड ऑक्सीजन जो है वो लोकल ऑक्सीजन से ज्यादा कॉस्टली है। तो लिहाजा मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस सिलसिले में इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो स्टोरेज की हो, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो या इसके टैंक्स की सूरत में हो, तो उन पे ड्यूटी जो है वो गैस पे भी ड्यूटी जो है ना फ्री कर दी जाए और उनके इक्विपमेंट पे जो है ना उसकी भी ड्यूटी फ्री कर दी जाए, ताकि हम अपनी स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ा सकें, ताकि मुल्क में कोई शॉर्टफॉल ना आए ऑक्सीजन गैस का। सरफराज खान साहब, अगर हम सूरत हाल का जायजा लें कोविड से पहले का, तो ये कहिएगा कि उस वक्त अस्पतालों को सप्लाई कितनी थी और दूसरी इंडस्ट्री को सप्लाई कितनी थी, और कोविड के बाद इस वक्त प्रोडक्शन में कितना आपने इजाफा किया और सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए आपको किन मुश्किलात का सामना है? सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो इलेक्ट्रिक के हवाले से मैंने आपसे जिक्र किया कि इलेक्ट्रिक अगर वो मसला होगा हमें बिजली का, तो उसमें फिर जो है वो शॉर्टफॉल आता है हमारे पास। क्योंकि ऑक्सीजन का जो प्लांट है वो ऐसा कोई नहीं है कि बिजली आने के बाद बटन दबाए और फौरन प्रोडक्शन आ गई। उसकी प्रोडक्शन में आने के लिए फिर उसको एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है जो कई घंटों पर जो है वो होता है, यानी उसके बाद वो प्रोडक्शन पे आता है। इसी वजह से जो है मेन जो शॉर्टफॉल आता है हमें बिजली की वजह से आता है। तो सरफराज खान साहब, इस वक्त जो इत्तलात हैं कि 90% हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सच है? 90% तो खैर अभी इस वक्त तो जितने भी पाकिस्तान के प्लांट्स हैं वो 100% अपनी प्रोडक्शन पूरी दे रहे हैं इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी ऐसा कोई प्लांट नहीं है जो बंद है इस वक्त। तो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी इस पे लोड आया हुआ है, मार्केट पे लोड आया हुआ है,
और मेडिकल सेक्टर में थोड़ा सा लोड बढ़ गया है, तकरीबन 55 पहले 30% था, लेकिन अब 55% तक चला गया है लोड। तो इस वक्त सरफराज खान साहब, अगर यही सूरत हाल चलती रही, इसी तरह केसेस रिपोर्ट होते रहे, ऑक्सीजन की मजीद जरूरत पड़ती रही, हमें तो ये खबर है कि पिछले दिनों में जहां पे 30,000 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई होती थी, वहां पे अब डिमांड 70,000 लीटर तक पहुंच चुकी है। तो आने वाले दिनों में फिर ये पूरा कैसे करेंगे? जो ओवरलोड हो जाएगा उसके लिए हुकूमत से डिमांड क्या है? अभी लास्ट जो कोविड का जो दौर गुजरा था 2020 में, तो उस वक्त यही हुआ था कि हमें इंपोर्टेड ऑक्सीजन पे जाना पड़ गया था। तो इंपोर्ट कुछ लोकल ऑक्सीजन और कुछ इंपोर्टेड ऑक्सीजन को मिला करके इस टारगेट को हम लोगों ने मीट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो है इंशाअल्लाह ताला इस टारगेट को मीट किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेन अगर हमारे मुल्क में बिजली का निजाम ठीक रहे तो मेरा ख्याल है कि हमें इंपोर्टेड ऑक्सीजन पे भी ना जाना पड़े। हम खुद, हमारी इतनी पैदावारी सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने मुल्क की ऑक्सीजन की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। सही साथ ही रहेगा सरफराज साहब। शौकत यूसुफ सिंह साहब, आप बाऊंगा, आप हुक्मरान जमात के एक सीनियर रहनुमा हैं, और इस वक्त जो सिचुएशन आन पड़ी है पाकिस्तान में और बिलखुसूस केपी में, जहां पर कई शहरों में तो 41% तक मस्बत केसेस की शरह हो चुकी है, तो ऐसी सूरत हाल में ऑक्सीजन को मेंटेन रखने के लिए आपका ताउन क्या होगा कंपनीज के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यासिर भाई, एक तो ओवरऑल जो सिचुएशन बनी है वो इंतहाई तशवीशनाक है। देखिए सबसे पहली बात जो है कि आपने अपने आप को बचाना है तो भी अवेयरनेस होती है, SOPs फॉलो होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि SOPs फॉलो नहीं हो रही और उसकी वजह से मुश्किलात बढ़ती जा रही है। इस वक्त अगर हमारे अस्पतालों की सूरत हाल मैं आपको बताऊं तो सेचुरेटेड है। तकरीबन जो बेड्स रखे गए थे पूरे सूबे के अंदर कोरोना पेशेंट्स के लिए तकरीबन भर चुके हैं। तो अब ये जो सूरत हाल है, ये देखिए हम इसका इंतज़ार तो नहीं कर सकते कि हमारे पास ऑक्सीजन वाफिर है तो खैर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो तो उस सूरत में होती है जब आपकी कंडीशन ख़राब हो जाए, फिर उसके बाद अगर आपको ऑक्सीजन भी दे दी जाए तो उस कंडीशन में जाने से पहले ही क्यों हम उसको ना रोकें। तो इस पे पूरी कोशिश हो रही है। आज भी सुबह सुबह वज़ीर आला साहब से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है इस हवाले से। वो भी कह रहे थे कि देखें, एक तरफ हमारे ताजर बरादरी, होटल वाले, दूसरे वो आके प्रेशर डालते हैं कि जी हमें ये खोल के दें, सारे मार्केटें खोल के दें, हमारा कारोबार तबाह हो रहा है। दूसरी तरफ वो अपोजिशन के लोग जो पहले कहते थे लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा है, वो कहते हैं जी ये तो तबाह कर रहे हैं। देखिए सिचुएशन को समझने की जरूरत, ये सियासी वो नहीं है, स्कोरिंग का वक्त भी नहीं है। इंडिया हमारे साथ है। इंडिया में आपने खुद भी बताया जो सूरत हाल है, सड़कों पे लोग पड़े हैं, सड़कों के ऊपर लोगों को मास्क लग रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है या नहीं ये तो अलग इस सूरत हाल है, लेकिन इस सूरत हाल पे लोग चले गए हैं कि अब अस्पतालों में जगह नहीं है। तो मैं तो आपसे इस पे वो कर रहा हूँ, देखिए हम हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है, वो इशू नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों का जानों का मसला है। लेकिन मीडिया को जो इस वक्त मीडिया रोल अदा कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। हम देखें, हुकूमत अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। ये वक्त है कि मीडिया सामने आए। मीडिया जो है शौकत साहब, कुछ सिफारिशात उनकी जानिब से आई हैं जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप हमें सब्सिडी दें, अगर कुछ टैक्सेस में कमी कर दें और इलेक्ट्रिसिटी आप बाकायदा तौर पे बिला तातुल फराहम करते रहें, तो सूरत हाल उस नहज तक नहीं पहुंच सकती जिस नहज पे इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क पहुंच चुका है। तो क्या आप वफाकी हुकूमत तक ये सिफारिशात पहुंचाएंगे? सर देखें, वफाकी हुकूमत हमसे ज़्यादा इस मामले में तशवीश पर है। देखें, जो NCOC की मीटिंग होती है, असद उमर साहब उसको डील करते हैं, उनको सारी सूरत हाल का पता है। देखिए हमारी प्रायोरिटीज़ तो है ना, अगर खुदा ना करे हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम तो हर किस्म की प्रायोरिटी पे जाएंगे, वो इशू तो है नहीं। लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हम उसका इंतज़ार क्यों करें कि हमें वो सूरत हाल हमें मिले कि जी हम कहें कि जी ऑक्सीजन हमारे पास वाफिर है या नहीं है। इस सूरत हाल पर जाने की क्या ज़रूरत है? इससे पहले जो देखिए, एक मास्क पहनने से आपका 50% मसला हल होता है, लेकिन मास्क लोग नहीं पहनते। अब ये जो चीज़ है ना, ये इस पे अभी सख्ती करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, और इस पे हमने बड़ी लचक दिखाई। देखिए अगर आप मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो फिर वो जो गरीब तबका है, जो सबसे गरीब, वो तो उसका तो बड़ा गर्क हो जाएगा, वो तो बेचारा ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरफ हमारे पास वो सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास है या जो अपर क्लास है वो आराम से घूम फिर रहे हैं, वो आराम से शॉपिंग भी कर रहे हैं, वो आराम से। ये जो सूरत हाल है, आप देखिए आज हमारा एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त जो प्रोविंशियल मिनिस्टर है था पिछली गवर्नमेंट में हमारे साथ, हबीबुर रहमान साहब, आज वो फौत हो गए कोरोना की वजह से।
उनकी वाइफ फौत हो गई कोरोना की वजह से। और जो हमारे बहुत सारे साथी हैं जो आप कोई जिनको आमतौर पे नहीं जानता, लेकिन जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ जो सामने, ये लोग कोरोना से, हमारे डॉक्टर्स, वो डॉक्टर जो पिछले रमज़ान से पहले उसने मेरे दांत का इलाज किया था, डॉक्टर जान, बड़ा फेमस डॉक्टर जिसने बेनज़ीर भुट्टो का इलाज किया था, वो डॉक्टर जो है वो कल वो फौत हो गया कोरोना की वजह से। तो सर ये जो बड़े बड़े हीरे गवाए हैं हमने इस वबा के अरसे में, और इस वबा के अरसे में एसओपीज पर अमल दरामद ना होने की वजह से हमें ये नताइज भुगतना पड़ रहे हैं। सरफराज साहब, आपसे एक आखिरी सवाल है, आप क्या समझते हैं कि 1 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है इस वबा को इस मुल्क में आए हुए, हमारी हुकूमत ने इसको किस तरीके से टैकल किया? जो इब्तदाई तौर पे हमने लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई, वो किस हद तक सूदमंद रही, और इस बार हमसे गलती क्या हुई कि सूरत हाल इस नहज तक आन पहुंची? बहरहाल लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने इसको स्मार्ट लॉकडाउन का जो सिस्टम किया, बजाय के सारा बंद करने के, तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो उससे बड़ा फायदा हुआ हमें। मेरा ख्याल है कि अगर अभी भी अगर जो ज्यादा इफेक्टेड एरियाज हैं, अगर उनमें स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए बजाय के पूरा बंद करने के, तो ये बेहतर होगा। जिस तरह लास्ट टाइम किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो वो पॉलिसी अच्छी थी। गुज़श्ता वक्त जो पॉलिसी अपनाई गई वो बेहतर थी, मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन पे अगर ना जाया जाए तो ये सूरत हाल को मजीद गंभीर कर सकता है। बहुत शुक्रिया सरफराज खान साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। मुमताज़ बंगिश भी हमारे साथ ही मौजूद है। मुमताज़, ये कहिएगा कि इस वक्त अगर खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल देखी जाए तो वो कौन सा शहर है जहाँ पर SOPs पर अमल दरामद ना होने के नतीजे में सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है? जी यासिर, जहाँ तक कि SOPs की बात है, वो तो तकरीबन ज़्यादातर शहरों में उस पर जो अमल दरामद होता है वो बहुत कम ही नज़र आता है। पेशावर टॉप पे है। पेशावर के बाज़ारों में SOPs बिल्कुल ही खातिर में नहीं ली जाते। जिस तरह शौकत सूदी साहब बता रहे थे कि ताजिर तो ये तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि जो लॉकडाउन है, जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन है, वो भी उन्हें कबूल नहीं है। अब अगर शहर बंद करने पड़ जाएं तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। यहाँ पे आम सूरत हाल यह है कि बाजारों में, सड़कों में, ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई मास्क पहनने की जहमत भी गवारा नहीं करता। तो सूरत हाल तो इंतहाई गंभीर है। अब एक एक शख्स को, एक एक शहरी को तो हुकूमत इस तरह से कन्वेंस नहीं कर सकती कि आप मास्क पहने। जाहिर है कुछ अपनी भी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई अपना एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे इंतहाई कम है। खुसूसन बड़े शहरों में, मर्दान में और पेशावर में, जहाँ पे जो कोरोना वायरस है उसकी जो शरह है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा भी होता जा रहा है। हम देखते हैं अमवात की शरह खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी हद तक बढ़ने लगा है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अब 2.73% अमवात की शरह पहुंच गई है। एक हफ्ते में मस्बत केसेस की शरह जो है 14.6% से बढ़कर तकरीबन 15.5% तक पहुंच गई है। इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह है कि लोग इस SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। बाजार अगरचे 2 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन जब खुले होते हैं, खुसूसन अफ्तारी के वक्त जब आप पेशावर कैंट और पेशावर शहर के बाजार देख लें तो वहां पे इतना लोगों का जमे गफीर होता है कि ये किसी को एहसास तक नहीं होता कि इस इलाके में, इस शहर में कोरोना की जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। और दूसरी बात यह है कि जो मस्बत केसेस की शरह है वो जो बड़े शहर हैं उसमें जहां पे ज्यादा वायलेशन होती है वहां पे उसमें इजाफा हो रहा है। अगरचे मीडिया पे भी इसको ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, वहां पे ऐसे वाकयात ज्यादा रूनमा होते हैं और वहां पे केसेस में ज्यादा इजाफा हो रहा है। शौकत यूसुफजई साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है कि अगर हम इब्तदाई दिन देखें कोरोना के गुज़श्ता साल में, तो उस वक्त लोगों को समझाते समझाते कुछ अरसा बीता, फिर एक वक्त वो आया कि जब लोग ये समझने पे आमादा हो गए कि वाकई ये वबा है जो जानलेवा है और SOPs पर अमल दरामद होना शुरू हो गया, तो अब की बार लोगों के ना समझने में आपका बुनियादी उनसर क्या दिखाई देता है? देखिए, बात तो सबको समझ आ रही है। आपको पता है मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप लोग TV भी देख रहे हैं, अखबारों में रोज़ाना आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लेकिन ये बेहसी है। हर कोई ये समझ रहा है कि चलो ठीक है, फ़लाँ तो मर गया लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। और ये जो बेहसी है ना, ये हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक है। देखिए, इस वक्त जो थर्ड लेयर है ना, ये तो बच्चों को भी नहीं छोड़ रही है। इससे पहले तो ये था कि चलो 13 या 14 साल या 18 साल से जो नीचे लोग हैं उनको कोई इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी। अब तो देखें ना, अब तो उससे कम लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। अब वो जो
जो पीरियड था उसका वो गुजर गया। मेरे ख्याल से अब हमें गवर्नमेंट को, मैं तो रिकमेंड कर चुका हूँ सुबह भी अपने वज़ीर आला साहब को भी, कि जी इसके बाद जो है कुछ भी हो जाए हमें सख्ती करनी पड़ेगी। हमें जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा है कि जी मैं फ़ौज को तलब कर रहा हूँ, तो फ़ौज तलब करे, पुलिस तलब करे, या जो भी हो, जुर्माने लगाए बड़े बड़े जो भी निकले। देखिए सऊदी अरब के अंदर आपको पता है कि सऊदी अरब में बगैर मास्क के कोई बाहर निकल नहीं सकता है, निकलेगा तो इतना बड़ा जुर्माना होता है कि वो फिर अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो जुर्माने ये नहीं कि 200 रुपये जुर्माना या 1000 नहीं, इस तरह नहीं, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना रखा जाए। कल ऐलान हो जाए, आप देखें सबके मुंह पे मास्क बने होंगे, कोई बगैर मास्क के नहीं निकलेगा। लेकिन ये करना पड़ेगा हमें। अभी तक बड़े हमने लोगों के साथ बड़े हल्का हाथ रखा, यानी सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए हार्ड स्टेप उठाना पड़ेंगे, सख्त इकदाम करना पड़ेंगे, चाहे वो कानूनी सतह पर हो। सर देखें एक चीज मैं आपको बताऊं यासिर भाई, यूसुफजई साहब इस पे मजीद बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पे मजीद। हमारे साथ मौजूद रहिएगा, शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर भी मौजूद है। मर्दान की सूरत हाल भी जानने के लिए रफाक बाचा हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कोरोना की तशवीशनाक होती सूरत हाल पर, और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतज़ामी इकदाम पर और आवाम के रद्द-ए-अमल पर। अब हम कुछ बात करेंगे मर्दान के हवाले से। मर्दान में इस वक्त मस्बत केसेस की जो शरह है वो 41% तक पहुँच चुकी है। वहाँ पर इतनी शरह का बढ़ना और अस्पतालों पर बढ़ने वाले प्रेशर पर और आने वाले दिनों में अवामी रद्द-ए-अमल पर और इंतज़ामी इकदामात पर मज़ीद भी तफसील से बात करेंगे। रफाक बाचा ने हमें मर्दान से ज्वाइन किया है। रफाक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रफाक, इस वक्त अगर मजमूई तौर पे पाकिस्तान का सबसे हाई रेटेड शहर देखा जाए पॉजिटिव केसेस के हिसाब से, तो वो तो फिर मर्दान बनता है। तो इस हद तक केसेस का बढ़ना, उसकी बुनियादी वजह क्या सामने आई? जी बिल्कुल यासर भाई, बहुत शुक्रिया। आपको मैं बताता चलूँ कि कोरोना के हवाले से अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के दूसरा बड़ा शहर जिला मर्दान इस वक्त सबसे मुतासर जिला बताया जाता है। इनके रेशो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मर्दान के मुताबिक 50% से ज्यादा बयान किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक साबित हो रहा है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक मुश्तबा मरीजों की तादाद 48,950 है, जिसमें 6,052 मुतासरा मरीज है। खुशी की बात यह भी है कि 3,278 मरीज जो है वो सेहतियाब भी हो चुके हैं, जबकि 259 मरीज जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक अस्पताल में इस वक्त 184 मरीज जो है वो जेर इलाज है। 116 की टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। 16 ICU में है, जबकि 21 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जिला इंतजामिया ने भी इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें बाकायदा तौर पर कहा है कि पुलिस, जिला इंतजामिया और आर्मी के जवान जो है वो मुश्तरका गश्त करेंगे। और आज दिन भर ये हालत देखने को मिल रहा था कि पुलिस और जिला इंतजामिया इसलिए गश्त कर रहा था ताकि यहाँ पे जो SOPs है उस पर अमल दरामद किया जाए। जैसे कि बंगश साहब ने यही बात बताई है कि जो SOPs है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। तो ये वो बहुत बड़ा वजह, यानी अवाम की जानिब से पॉजिटिव रिस्पांस देखने में नहीं आ रहा। मुमताज बंगश साहब, आप क्या नतीजे पर पहुंच पाए हैं कि इतने अरसे में हमने जिस तरह की का सामना किया, जिस तरह तेजी के साथ पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए, हमारे रवैयों में तब्दीली किस वजह से नहीं आ रही? आमदनी कम है जिसकी वजह से परेशानी है और लोग जान की बाजी लगा के बाहर निकल रहे हैं, या फिर रवैये वैसे ही मनफी हो चुके हैं? यासिर, रवैये आपकी बात सही है, मनफी हो चुके हैं, लेकिन इधर चूंकि मसाइल कुछ ज़्यादा ही हैं, लोग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का शिकार हैं। मतलब रोजगार जो है तकरीबन खत्म होने वाले हैं। वो तमाम लोग जिनके छोटे छोटे रोजगार हुआ करते थे, अब उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो इस बात पे डटे रहें कि वो अपने कारोबार खुले रखेंगे। इसकी वजह यह है कि जाहिर है उन्होंने अपने ख़ानदान को उनकी कफालत करनी है, उनको वो करना है। अगर इस तरह से वो बंद करते जाएं तो जाहिर है उनके लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये कितनी ख़तरनाक वबा है और इसके क्या असरात हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो है
हैं, इसलिए ये जो इख्तियाती तदाबीर हैं वो खातिर में नहीं लाते कि उनके ख्याल में कि अगर लोगों के ख्याल में ये मामला इतना गंभीर हो गया तो उनके कारोबार तो बिल्कुल गर्क हो जाएंगे। उनकी बात, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन सबसे जो मुकद्दम चीज़ है वो सेहत है। जब तक एहतियात नहीं करेंगे तब तक ये वबा जो है मजीद फैलती रहेगी। आवाम को समझ बूझ है, इदराक है, लेकिन उसके बावजूद भी एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यूसुफ ज़ई साहब, आप अगर सूरत हाल का जायजा लें तो बड़ा हार्ड स्टेप होता है कि आप फौज को तलब कर लें एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाने के लिए, तो अवाम के रवैये बदलने के लिए अवाम में इदराक किस हद तक जरूरी है और ये कब आएगा? देखिए यासिर भाई, मेरे जहन में तो दो चीज़ें आ रही हैं, ज़्यादा सख्ती और जो चीज़ें हैं, लेकिन मैं सजेशन के तौर पे ये कि मास्क को लाजमी करार दिया जाए। अगर हम लॉकडाउन फुल करेंगे ना तो उससे नुकसान होगा, मुल्क का भी होगा लेकिन आवाम का भी होगा। उससे बेहतर ये है कि आप मास्क के ऊपर जुर्माने लगाएं और सख्त से सख्त जुर्माने लगाएं बढ़ाकर। दूसरा ये कि आप जो जितने भी हमारे शॉप्सकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, ताजर हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं, कोई बंदा उस बगैर मास्क के अपनी गाड़ी में ना छोड़े, कोई बंदा अपनी दुकान पे ना छोड़े। अगर वो मास्क नहीं है तो उसे कहे जी मैं आपके पे सौदा नहीं बेच सकता। जिस तरह हेलमेट नहीं होता है ना, तो मोटरसाइकिल वालों को जो कहते हैं कि जी हम आपको पेट्रोल नहीं दे सकते, इसी तर्ज पे दुकानदार को पाबंद करना होगा कि अगर कोई मास्क पहने बगैर कोई आ जाए और आपसे माचिस भी मांगे तो आप कहें नहीं है जी, आप मास्क पहन कर आए फिर मैं आप पे चीज़ बेचूंगा। तो ये चीज़ अगर हो गई तो ये एक तो आपका जो मईशत का पहिया है वो भी चलता रहेगा, मईशत भी चलती रहेगी और लोगों का कारोबार भी चलता रहेगा। अदरवाइज ये तो बिल्कुल देखें, ये तो खुली हम कहें कि खुदकुशी की बात है कि हम कहें कि जी ताजर खफा हो रहा है, लोग खफा हो रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब उनको उनके हाल पे छोड़ दें, तो ये तो खुदकुशी होगी और हम अपने आंखों के सामने ये देखते रहेंगे कि सूरत हाल बिगड़ गई। देखिए अभी भी जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में अंडर कंट्रोल रही है वो ये कि पिछले साल जब ये आया तो हमने अपनी इस्तेदाद जो है वो बढ़ाई थी अस्पतालों की, वो इस्तेदाद जो हमने बढ़ाई है जिसकी वजह से आज तक मामला ठीक चल रहा है। लेकिन तो अगर ज्यादा मुतासिर होना उसकी वजह क्या है? मैं आपसे यही कह रहा हूं, देखिए मुतासिर होना एक तो ये कि ये जो नई लहर आई है इसका तो आपने सुना होगा कि 12 से 14 घंटे का टाइम होता है, ये बगैर किसी सिम्टम्स के, बगैर उसके ये अटैक करता है और बंदे को अस्पताल पहुंचा देता है। पहले तो ये था कि सिम्टम्स नमूदार हो जाती, उसके बाद लोग सोचते कि यार जाके टेस्ट करा लें, इतना टाइम होता कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाता। आपकी तरफ से अभी तो टाइम भी है कि कारोबारी सरगर्मियों को मुअत्तल करने की बजाय अगर नो मास्क नो सर्विस पे अमल दरामद करवा लिया जाए और सख्ती से अमल दरामद करवा लिया जाए तो सूरत हाल इससे बिल्कुल बरक्स हो सकती है, बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब, मुमताज़ और रफ़ाक बाचा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस वक्त जो पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव केसेस के रिपोर्ट होने के साथ साथ सिम्टम्स में किस हद तक तब्दीली वकू वजीर हो रही है। फौज की हुकूमत का मदद लेने का फैसला किया गया और हुकूमत ने फौज की मदद लेने का ये जो फैसला किया, इसमें हुकूमत ने सूरत हाल को किस नहज पर देखा कि ऐसे मुश्किल फैसले की ज़रूरत आन पड़ी। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त सेकंड म्यूटेंट और थर्ड म्यूटेंट की बात हो रही है, ये थर्ड वेव के अंदर हमें कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि सिम्टम्स तो वकू पजीर नहीं होते लेकिन हालत इस नहज तक आन पहुंचती है कि 4 या 5 दिन के अंदर ही वो शख्स या तो रिकवर हो जाता है या फिर एक्सपायर हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम के अंदर। ये तीसरी वेव के अंदर जो पाकिस्तान में अभी तक रिपोर्ट हुआ है, ज़्यादा पंजाब की मिनिस्टर ने भी और सिंध की मिनिस्टर ने भी, उन्होंने यूके का वेरिएंट कहा है कि वो उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा है। अब यूके का जो वेरिएंट है वो आम पिछले वायरस की निस्बतन 70% ज़्यादा आसानी के साथ इंसान को इन्फेक्ट करता है। तो जब वो 70% ज़्यादा आसानी से इन्फेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ़ केसेस आपके बढ़ गए। बाकी जो इस तरह के केसेस हैं कि जो चलते फिरते होते हैं और उनको एकदम
जब पता लगता है तो ऑलरेडी उनके डैमेज हो चुके होते हैं लंग्स वगैरह। ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये शुरू जब ये पैंडेमिक हुई थी पिछले साल उस वक्त ही ये आइडेंटिफाई हो गया हुआ था कि नॉर्मली जो सेहतमंद लोग हैं कुछ उनके अंदर इसे हैप्पी हाइपोक्सिया के नाम से देते थे कि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुई होती है, लेकिन वो इंसान अपने काम शाम उसको तकलीफ, सांस नहीं चढ़ रहा होता, और जब वो कोलैप्स होता है तो उस वक्त उसके लंग्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। ये शुरू से फिनोमिना है और उसी तरह है, अब भी उसी तरह है, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हमें इस तरह के केसेस ज़्यादा सामने नज़र आने शुरू हो गए हैं। बाकी अलामात इसकी तकरीबन वही हैं जो शुरू से अभी चली आ रही हैं, लेकिन अगेन पहले बहुत कम लोगों को हो रहा था, इस वक्त अब बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, क्योंकि जो नंबर आपको मिल रहे हैं जितने भी रोज़ाना के, उससे कई गुना ज़्यादा केसेस कम्युनिटी में है, क्योंकि बेशुमार लोग अपने टेस्ट करा ही नहीं रहे। अगर और उन डॉक्टर्स हैं, और हम जब डॉक्टर्स से बात करते हैं तो वो वो हमें बताते हैं कि मेजॉरिटी जो उनके पेशेंट्स हैं वो कोरोना का टेस्ट नहीं करवाते, और इस वजह से डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा, अवाम में ये क्यों इस वक्त फिनोमेना वकूफ़ पजीर हो रहा है और परवान चढ़ रहा है कि अपने टेस्ट ना करवाएं, डर के मारे घर बैठे रहें, और जब सूरत हाल इस नहज तक आन पहुंचे कि आपकी सेहत खराब भी की जानिब गामजन हो तो तब आप अस्पतालों का रुख करते हैं। हमें इसी बीच ज्वाइन कर चुके हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद साजिद शेख और नुमाइंदा कराची इब्राहिम रिंद। साजिद, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त अगर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मजमूई सूरत हाल देखी जाए तो गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सूरत हाल किस हद तक तशवीशनाक हुई, उसमें अवामी रद्द-ए-अमल फिर क्या देखने में आया दर्जा बदर्जा? देखिए, रावलपिंडी इस्लामाबाद में सूरत हाल अगर कोरोना के हवाले से बात की जाए तो बहुत ही गंभीर होती चली जा रही है, और दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि शहरी जो हैं वो किसी भी सूरत इस हवाले से संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। यही वजह है कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से पाक फौज के जवानों को जो सामने लाने का जो इनका आइडिया था वो बड़ा बेहतरीन था। हमने देखा गुज़श्ता रोज़ ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि आज हम रावलपिंडी की शाहराहों पर भी हमने जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ हमने देखा कि फ़ौज के जो अहलकार हैं वो मौजूद थे, और उसके ऊपर अच्छा रिस्पांस ये आया कि आज बहुत ज़्यादा बेहतरी है, और जो कोरोना SOPs की जो खिलाफ वर्जी हो रही थी उसमें काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल आया है। दूसरी बात जो आपने कही कि इस वक्त जो केसेस जो बढ़ रहे हैं अवाम क्या समझती है और क्या वजह है, तो एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अवाम ये समझती है कि शायद हॉस्पिटल में जाना जो है वो किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है, और हॉस्पिटल में जाने से उनकी शायद कोई मौत वाक़या हो जाएगी। उनकी एक परसेप्शन बन चुकी है कि जिस तरह डेथ की तादाद बढ़ रही है उस तरीके से लोगों में खौफ व हरास भी फैला जाता है। थोड़ा सा जो बताता चलूँ कि जो अगर ज़िला रावलपिंडी के नंबर शुमार देखे जाएँ 68,000 ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेट किया जा चुका है, जबकि इसमें 10,000 ऐसे लोग हैं जो पैरामेडिकल स्टाफ है जिनको अलग से उनको भी वैक्सीनेट किया जा सका है। तो हेल्थ अथॉरिटी जो है इस हवाले से काम कर रही है, और 200 सेहत इस हवाले से काम कर रहा है। कराची की सूरत हाल भी जान लेते हैं। इब्राहिम, कहिएगा, कराची में इस वक्त जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ अक्ल शऊर भी पैदा होता जा रहा है अवाम में कि रवैये वैसे ही हैं जैसे माजी में देखने में आ रहे थे? जी देखिए, बिल्कुल रवैया पहले की तरह ही है। लोग अवामी जो एहतियाती तदाबीर अपना ही नहीं रहे। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो वो हुकूमत सिंध ने सख्त इकदाम किए थे और लॉकडाउन भी लगाया गया था, जहाँ पर अवाम जो मास्क भी पहन रहे थे और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे थे, बाजारों का रुख भी नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि ये कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और इंतहाई ये तशवीशनाक है, जिसपे PMA और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने भी तशवीश का इजहार किया, और उनका यही कहना है कि मुल्क भर में कोरोना एमरजेंसी नाफिज की जाए, क्योंकि ये जो लहर है इंतहाई खतरनाक है और इसमें रोजाना की बुनियादों पर केसेज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी सिंध समेत कराची समेत सिंध भर में 10,000 से ज्यादा अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना का शिकार होकर दाखिल हैं, और इसी तरह 2,76,000 जो टोटल केस हो चुके हैं, और 4,000 नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अवाम में अक्लो शऊर नहीं बढ़ रहा। ये हर जगह एक ही जैसा रवैया हमें देखने में आ रहा है, चाहे वो कराची हो, गवादर हो, पेशावर हो, या पंजाब के इलाके हों, या पंजाब के बड़े शहरों के अंदर जहां पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक है एहतियात, एक है इलाज और एक है वैक्सीन। तीनों की हिदायत जो है वो हुकूमत की जानिब से दी जा रही हैं। एक है इनफरादी तौर पे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना, तो वो किस तरीके से किया जा सकता है? हमें तो बेशुमार टोटके बताए जाते रहे, लेकिन मुस्तनद तरीका क्या है? 1-1.5 साल में वैसे भी इंसान समझ जाता है कि कौन सा बेहतर तरीका हो सकता है। जी हाँ, सबसे बेहतर जो तरीका है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का, वो आपकी अनइंटरप्टेड स्लीप है, यानी कि आपका 8 घंटे बगैर इंटरप्शन के सोना।
और ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन साइंस ने ये साबित किया है कि आपकी इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासिर करती है वो आपको सही तरीके से आपको सोना का ना मिलना। और हमारा जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है, हम रात को लेट गए तक इसको देखते रहते हैं, फिर रात को अगर किसी वक्त आँख खुली फिर देखना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो अनइंटरप्टेड स्लीप है वो ख़त्म हो गई हुई है। तो अगर आप किसी तरीके से अपने फ़ोन से रात को जान बचा सकें तो ये सबसे बेहतर है। दूसरा, हल्की वॉक करिए रोज़ाना या कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए रोज़ाना, तो आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स, एक एंजाइम समझ लीजिए, वो रिलीज़ होते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इतने ज़बरदस्त होते हैं कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपके जिस्म को ये बहुत चाहिए होते हैं। तो अगर आप दो चीज़ें ये कर लें, वॉक और अच्छी नींद, तो आपकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो है जो खाना पीना है, वो हमारे पास जो ताज़ा फल और सब्जियां हैं उनको ज़्यादा आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। जो गोलियां होती हैं विटामिन्स की, ये हो या वो हो, उसका इतना फ़ायदा नहीं है। साइंस ने इसको नहीं साबित किया कि विटामिन की गोली का कोई फ़ायदा है। हाँ, अगर आप वही विटामिन्स फलों की सूरत में, सब्जी की सूरत में, जो फ्रेश सब्जी हैं उसकी सूरत में अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके साथ। और चौथी चीज़, और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पॉजिटिव अपना माइंडसेट रखना। हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव रखिए। तो आपका अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपकी बॉडी भी उसी तरह उसके इम्यून को बूस्ट मिलता है। तो मैं कोई स्पेशल खाने नहीं बताता। डॉक्टर साहब, पॉजिटिव माइंडसेट किस तरीके से इंश्योर किया जा सकता है? इसके साथ साथ आप जो ग़िज़ा की बात कर रहे हैं, हमें पहल तो ये बताया जाता रहा फलां कहवा पी लें, फलां कहवा पी लें, लेकिन वो कहवे की ज़्यादती से भी मैदे बहुत से लोगों के ख़राब हुए। तो उसके लिए क्या सजेशन है? और पॉजिटिव माइंड सेटिंग के हवाले से भी बताइएगा। अब मुझे जहन में नहीं है कि हकीम सईद साहब मरहूम का ये कौल है या इसी तरह किसी का है, तो उन्होंने यही कहा हुआ है कि हर चीज़ खाओ लेकिन एतदाल के साथ। तो एतदाल बड़ा ज़रूरी है। तो अगर कहवा पीना में कोई बुराई नहीं, मैं खुद भी पीता हूँ, लेकिन वो आप जो रूटीनली पीते हैं वो रखिए। शहद का इस्तेमाल रखिए जिस तरह रूटीनली आप रखते हैं। लेकिन जो चार आपको मैंने बातें बताई हैं, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपको ये छोटी मोटी बीमारी से आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। और कोई भी बाकी हमारे धूप वूप निकलती है, थोड़ा सा धूप में निकल जाइए, वो जब आप वॉक करते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, मुतवाज़िन ग़िज़ा लीजिए और मस्बत सोच सोचिए, तभी आप में बेहतरी आ सकती है और इस वबा से भी आप महफूज रह सकते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, इब्राहिम रिंद और साजिद शेख इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल से मुझे यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।